आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है अब राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी किंग खान की, यानी कि शाहरुख खान की। पहले दबंग खान को धमकी दी गई और अब बॉलीवुड के बादशाह को भी थ्रेट दिया गया है। शाहरुख खान को धमकी किसने दी? बॉलीवुड के डॉन से किसने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी? आज आपको विस्तार से बताऊंगी। साथ ही बात होगी जम्मू कश्मीर की और आपको ये बताऊंगी कि विधानसभा में आज क्यों जमकर बवाल हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई क्यों हुई, मार्शल को क्यों बुलाना पड़ा। लेकिन पहले बात होगी गैंग्स ऑफ दिल्ली की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि दिल्ली में बदमाश क्यों बेखौफ हो गए। आखिर बदमाशों के सामने देश की हाईटेक पुलिस क्यों बौनी साबित हो रही है। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ घूम रहे बदमाशों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में एक तस्वीर इन दिनों बेहद आम हो गई है। 2-3 शूटर बाइक से आएंगे, बिजनेसमैन के घर या शोरूम पर गोली चलाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। सभी फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शूटर अलग अलग हैं, सबके सब फायरिंग करते हैं, लेकिन सबका टारगेट एक ही होता है, वसूली और रंगदारी करना। इसके लिए या तो गैंगस्टर कारोबारी के मोबाइल पर फोन करते हैं या फिर उनके शूटर गोली के साथ पर्ची छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है फिरौती दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। दिल्ली में कारोबारी सहमे हुए हैं। एक के बाद एक हो रही फायरिंग की वारदात से आम लोगों में दहशत फैल गई है। सवाल दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठने लगे। सरेआम हो रही गोलीबारी की ये वारदातें दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। दिल्ली में 2 घंटे के अंदर बदमाशों ने 2 जगह पर फायरिंग कर दी, वारदात को अंजाम दिया। अब मैं आपको एक एक कर 2 तस्वीरें दिखाऊंगी। एक तस्वीर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला की है और दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वेस्ट दिल्ली के मीराबाग इलाके की है। इन दोनों ही जगहों पर 2 घंटे के अंदर गोलीबारी की घटनाएं हुई और दोनों ही जगह गोली चलाने वाले शूटर एक ही थे। पीछे से जिस गैंगस्टर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया वो भी एक ही था। लेकिन सवाल ये कि अगर एक जगह फायरिंग होती है तो फिर वो बदमाश दूसरी जगह खुलेआम कैसे फायरिंग कर लेते हैं? पुलिस क्या कर रही थी? बदमाशों ने सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली के मीराबाग में एक दुकान पर फायरिंग की। राज मंदिर नाम के आउटलेट पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। करीब 8-9 राउंड फायरिंग की गई। ये कल दोपहर 2:35 की वारदात है। पुलिस सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जबरदस्ती वसूली मांगने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए, मीराबाग इलाके की तस्वीरें हैं। शूटर बाइक से आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। राज आउटलेट के नाम से ये शॉप है जहां पर बदमाश आते हैं और फायरिंग करते हैं। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और देखिए निशाना बदमाशों का एक ही होता है, टारगेट एक ही होता है, रंगदारी और वसूली करने की वो कोशिश करते हैं। किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली इन शूटर से दहल जाती है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश की पुलिस कर क्या रही है, देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है। मीराबाग में आउटलेट पर गोली चलाने के बाद वही शूटर शाम करीब 4 बजे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला पहुंच जाते हैं। बदमाशों ने छावला में एक मारुति वर्कशॉप को निशाना बनाया। वर्कशॉप पर 5 राउंड गोली चलाई। मीराबाग से छावला की जो दूरी है 20 किलोमीटर की है। गाड़ी से 1.5 से 2 घंटा वहां पहुंचने में लग जाता है। लेकिन सवाल ये, बदमाश एक ही हैं। पहले खुलेआम वो मीरा रोड पर फायरिंग करते हैं और फिर छावला पहुंच जाते हैं। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों इलाकों के बीच में है। लेकिन क्या पुलिस पहली जो वारदात घटती है उससे कोई सबक नहीं लेती? खुलेआम कैसे बदमाशों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो ठीक 2 घंटे बाद दूसरे इलाके में पहुंचकर वहां भी फायरिंग कर देते हैं। दोनों ही वारदातों को बाइक सवार 3 शूटर्स ने अंजाम दिया। ये तीनों शूटर नंदू गैंग के हैं जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये सीसीटीवी जो इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के छावला इलाके की है। कल शाम करीब 4 बजे इन 3 बदमाशों ने छावला के मारुति वर्कशॉप पर 5 राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। दिल्ली में 2 घंटे के अंदर हुई इन दोनों ही वारदातों का मकसद एक ही है, कारोबारी से रंगदारी वसूलना। बताया जा रहा है कि इस पूरे शूटआउट के पीछे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने जो कपिल सांगवान है उसके नंदू गैंग का ये हाथ है। नंदू गैंग का साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से करीबी कनेक्शन है। इसका जो सरगना है कपिल सांगवान, अमेरिका में बैठकर इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है।
नंदू गैंग का सरगना कपिल सांगवान आखिर है कौन, ये कहां रहता है, इसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है, ये सब सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए छावला में कल जिस जगह नंदू गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की, वहां किस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग कैसे सहमे हुए हैं। सांगवान उर्फ नंदू गैंग के गुर्गों ने कल छावला के इसी मोटर सर्विस सेंटर में आकर के फायरिंग की थी। जेएसएस मोटर्स है, यहाँ पे कार की सर्विस सेंटर होती है। एक्सटॉर्शन मनी का पूरा ये मामला मांगने का सामने आ रहा है, जो कि पश्चिम बिहार में भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और उसके बाद फिर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के लोगों ने आकर के यहाँ पर भी फायरिंग की थी। जो कपिल सांगवान का गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई का ही अलायंस गैंग बताया जाता है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नंदू कपिल सांगवान इस वक्त यूएसए में मौजूद है, लेकिन जो उसका गैंग है वो यहाँ दिल्ली में एक्टिव है और लोगों से एक्सटॉर्शन मांगने का काम करता है। लगातार कई सारे जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। जब एक्सटॉर्शन मनी नहीं दी जाती है तो इस तरीके की घटना को वो अंजाम देते हैं और इसी के तहत कल कपिल सांगवान के गैंग ने यहाँ पे आकर के फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस अभी उन तमाम सारे लोगों का तलाश कर रही है जो यहाँ पे आके फायरिंग की थी और फायरिंग के क्या कुछ कारण रहे हैं, अन्य क्या कर रहे हैं, इस पूरी घटना की जो है अभी तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल अगर बात की तो इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जहाँ पे छानबीन कर रही है और जिन लोगों ने फायरिंग की है उनकी तलाश कर रही है। छावला से पहले मीरा बाग में बदमाशों ने जिस राज मंदिर हाइपर मार्केट पर फायरिंग की, उसकी पैन इंडिया शॉप्स और शॉपिंग बाजार आउटलेट्स हैं। फायरिंग में स्टोर का कांच चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि नंदू गैंग ने स्टोर के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का डर बिठाने के लिए ये पूरी फायरिंग की है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में राज मंदिर हाइपर मार्ट में फिरौती के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बुधवार दोपहर लगभग 2:35 पर एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश जो है वो यहां पर पहुंचते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो इस राज मंदिर हाइपर मार्केट के अंदर करते हैं। होलसेल मार्केट है, हाइपर मार्केट है और इसके कई आउटलेट्स जो है वो पूरे देश भर में है। और यहाँ पर 2:35 पर दोपहर को 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर पहुंचते हैं, 8 से 9 राउंड फायरिंग करते हैं और सामने आप देख सकते हैं कि जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से टूट चुके हैं। फायरिंग के निशान, गोलियों के निशान जो है वो आप इन शीशों पे देख सकते हैं। बताया जाता है कि 8 से 9 राउंड फायरिंग जो है वो बदमाशों ने इस पूरे जो है बाहर आउटलेट के ऊपर की और अभी तक जो शक है पुलिस को, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल पुलिस यहाँ पर है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि जो राज मंदिर हाइपर मार्केट है इसके मालिक को अब से कुछ दिन पहले जो है वो धमकी भरा कॉल भी आया था और 5 करोड़ रुपए फिरौती के मांगे गए थे, जिसके बाद जो पश्चिम बिहार थाना है वहां पर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन बुधवार दोपहर को लगभग 2:30 बजे के करीब बदमाश यहां पर पहुंचते हैं। मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश थे और वो 8 से 9 राउंड जो है वो फायरिंग इस पूरे हाइपर मार्केट के अंदर करते हैं, जिससे पूरा अफरा तफरी का माहौल जो है वो यहां पर पूरे तरीके से फैल गया था। उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है, लगभग 2:35 को पर पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद पूरे मामले की छानबीन जो है वो यहां पर की जा रही है। बताया जाता है कि अभी तक जो थ्रेड आई थी इस जो मार्केट है इसके मालिक को, वो बताया गया था कि वो किशोर सांगवान एलियस नंदू गैंग से वो बात कर रहे थे, उसको धमकी मिली थी। आज बुधवार को जब बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे और वो यहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 7 से 8 राउंड फायरिंग करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि किसी को भी ये गोली नहीं लगी जिस तरीके से बदमाश यहां पर फायर कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अलग से अब मामला दर्ज करेगी, क्योंकि अभी जो मामला था वो सिर्फ धमकी देने का ये पूरा मामला था और जो इस तरीके से कपिल सांगवान एलियस नंदू गैंग के ऊपर पुलिस को शक है क्योंकि उसी के नाम से यहां पर कॉल किया गया था। तो फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर किस तरीके से बदमाश जो है वो यहां पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज जो है वो आसपास के इलाकों के और जो आप देख सकते हैं राज मंदिर हाइपर मार्केट जो है इसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। 3 बदमाश इस पूरे सीसीटीवी के अंदर दिख रहे हैं जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले के अंदर छानबीन कर रही है। स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और इसके अलावा लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सीसीटीवी की मदद से शूटर्स को ढूंढने में लग गई है, लेकिन सवाल यह है कि कौन है ये नंदू उर्फ कपिल सांगवान, जिसने 2 घंटे के अंदर दिल्ली को दहला दिया। 2 घंटे के भीतर दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में शूटर्स को अपने भेज दिए। गैंगस्टर कपिल सांगवान दिल्ली पुलिस की अपराधियों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी है। कपिल सांगवान हत्या की कोशिश, जबरदस्ती वसूली,
डकैती जैसे 18 मामलों में वांटेड है। इसका बड़ा भाई गैंगस्टर ज्योति उर्फ बाबा है, जो कि अभी तिहाड़ में बंद है। बताया जाता है कि कपिल सांगवान का लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफी क्लोज कनेक्शन है। पिछले दिनों हरियाणा में हुई INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी भी कपिल सांगवान ने ही ली थी। नंदू कभी दिल्ली में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया करता था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो जुर्म की दुनिया में शामिल होने चला गया। फिलहाल वो ब्रिटेन में बैठा हुआ है और वहीं से बैठकर अपने इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। नंदू गैंग दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी काफी ज्यादा एक्टिव है और इसी गैंग ने ही दिल्ली में दोनों शूटआउट की घटनाओं को अंजाम दिया है। दिल्ली में नंदू गैंग जैसे दर्जनों गैंग्स एक्टिव हैं, बेखौफ अपराध करते हैं, रंगदारी मांगते हैं, वसूली करते हैं। 4 नवंबर को नांगलोई में हुई वारदात के पीछे जितेंद्र गोगी के गैंग का हाथ है। नांगलोई में हुई वारदात का CCTV सामने आ गया, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि 3 बदमाश पैदल प्लाईवुड के शोरूम की तरफ आते हैं। हेलमेट लगाए एक बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद बाकी नकाबपोश बदमाश भी उसके पीछे पीछे दाखिल हो जाते हैं। ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाते हैं। CCTV में साफ नजर आता है कि गोली चलाने के बाद तीनों बदमाश वापस चले जाते हैं। जिस बदमाश ने हेलमेट पहना है उसकी पिस्टल में गोली फंस जाती है, वह वापस आता है और फिर 3 गोलियां चलाता है। इसके बाद बदमाश वहां से निकल जाते हैं। बदमाशों ने शोरूम के अंदर एक पर्ची फेंकी, जिसके ऊपर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। नांगलोई में वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश अलीपुरी इलाके में पहुंचे और वहां पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग करके फरार हो गए। वहां पर भी इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई, पर्ची फेंकी जिस पर भी जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा था। हालांकि जितेंद्र गोगी की साल 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस गैंग की कमान दीपक बॉक्सर और अंकेश लाकड़ा के पास आ गई। ये दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। दिल्ली में गैंगस्टर्स के गुर्गे जो दहशत फैला रहे हैं, उस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूरी नजर है। अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग करने वाले गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों वारदातों में गोगी गैंग के ही शूटर्स शामिल थे। इस बात को पुलिस की ओर से भी कंफर्म कर दिया गया है। जो 2 वारदातें हुई थी, पहली नांगलोई में जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। सूचना मिली थी कि नरेला के पास 2 लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया, आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जुवेनाइल है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। इनके पास से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन मिला है, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और चोरी की जो स्कूटी है वो बरामद हुई है। दिल्ली में जितनी तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी तेजी से गैंग्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ लॉरेंस से लेकर हिमांशु भाऊ, नीरज बबाना, कौशल चौधरी, नवीन बाली, काला खेरमपुर, भुप्पी राणा, जितेंद्र गोगी, दीपक बॉक्सर, रोहित गोदारा, काला जठेड़ी और खूंखार गैंगस्टर एक्टिव हैं। उनके शूटर दिन दहाड़े दिल्ली में बेखौफ होकर फायरिंग करके चले जाते हैं। इन गैंग्स का मोडस ऑपरेंडी लगभग मिलता जुलता एक जैसा है। पहले गोलीबारी करके कारोबारियों को डराओ, फिर उनसे रंगदारी वसूलो। अब दिल्ली के ही रानीगंज में हुई इस वारदात को आप ले लीजिए। लॉरेंस के विरोधी बम्बिहा गैंग ने 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने घर के बाहर एक पर्ची भी छोड़ी थी, जिस पर कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग का नाम लिखा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया था, उनसे पूछताछ की थी। इससे पहले भी आपको याद होगा 27 सितंबर को दिल्ली में 2 वारदातें हुई। पहली वारदात वेस्ट दिल्ली के नारायणा इलाके में शाम को करीब 7:30 बजे हुई थी, जहां एक सेकेंड हैंड लग्जरी कार शोरूम पर 3 शूटर्स ने हमला कर दिया। हमलावर शोरूम में दाखिल हुए और 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागकर फरार हो जाते हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी। जाते जाते बदमाश हिमांशु भाऊ के नाम की एक पर्ची भी छोड़कर गए। बाद में पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार किया।
दिल्ली में गैंग इसी तरह से काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं और बिजनेसमैन से वसूली कर रहे हैं। कारोबारियों को धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। कारोबारी से डर जाते हैं और पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसी का फायदा ये सारे गैंगस्टर उठा रहे हैं। भले ही गैंग्स अलग अलग हो, लेकिन सबका तरीका रंगदारी मांगने का एक ही है। पहले बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उनके घर या उनके शोरूम्स पर जाकर फायरिंग करते हैं और एक पर्ची छोड़ते हैं जिसमें रंगदारी की मांग की जाती है। दिल्ली में सरेआम फायरिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। दिल्ली में इस गैंग के निशाने पर आम आदमी और कारोबारी हैं, तो मुंबई में भी बॉलीवुड निशाने पर आ गया है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को धमकी मिली है। सलमान खान पहले ही अंडरवर्ल्ड के निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे सलमान पर हमले की साजिश में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब शाहरुख खान के नाम पर धमकी भरा फोन मिला है। शाहरुख खान से रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। शाहरुख खान को धमकी मिलने से सनसनी मच गई। मामला बेहद गंभीर है और इसीलिए मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहरुख खान को धमकी भरा फोन आने के बाद मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस नंबर से शाहरुख के नाम पर धमकी भरा फोन आया वो मोबाइल रायपुर के फैजान नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम रायपुर पहुंच गई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को फैजान बताते हुए शाहरुख से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। मुंबई पुलिस के बांद्रा थाने में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मामला बेहद संवेदनशील है और इसीलिए मुंबई पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन धमकी भरा फोन आने के बाद शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो सबसे बड़ा मुंबई पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है वो है थ्रेट कॉल्स। जिशान सिद्दीकी को लगातार थ्रेट कॉल आना, उसके बाद सलमान खान, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और अब इस कड़ी में शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया है। इस वक्त हम मन्नत अपार्टमेंट के ठीक बाहर मौजूद हैं और अगर आप इस वक्त यहाँ देखें तो पुलिस बैरिकेडिंग तो की गई है, वहीं दूसरी तरफ मन्नत की तस्वीरें इस वक्त हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा बांद्रा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके शाहरुख खान को धमकी दी गई। पुलिस के लैंडलाइन नंबर पर जब ये फ़ोन किया गया तो पुलिस से कहा गया कि अगर बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान ने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं उसे मार डालूंगा। अब ये कॉल कहाँ से आया? जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, छानबीन शुरू की तो पता लगा ये पूरा मामला रायपुर का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस कॉल की लोकेशन ट्रेस हुई, उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ से डिस्पैच की गई। पुलिस लगातार इस मामले में जाँच कर रही है और जब नंबर वेरीफाई किया गया, नंबर को ट्रेस किया गया तो जानकारी मिली कि ये नंबर फैजान नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से थ्रेट कॉल्स अलग अलग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आ रहे हैं, ये मुंबई पुलिस के लिए एक परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ है। लेकिन पुलिस फिलहाल इसमें सभी प्रोटोकॉल्स के तहत जांच कर रही है, क्योंकि किसी भी कॉल को अवॉइड नहीं करना होता है। जिस तरह का प्रोटोकॉल बना है उसे फॉलो करते हुए अब इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उसे आइडेंटिफाई जरूर कर लिया गया है। अब जब आरोपी गिरफ्तार होगा तो सबसे बड़ा सवाल है कि उसने किस मोटिव के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह का थ्रेट कॉल भेजा। अगर आप अब आपको बताते हैं कि शाहरुख को धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया है और जो एफआईआर दर्ज किया उसमें आखिर क्या है। बांद्रा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक धमकी भरा ये फोन 5 नवंबर को आया था। फोन शाहरुख खान को नहीं बल्कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के नंबर पर आया। इसमें फोन करने वाले शख्स ने कहा कि मन्नत बैंड स्टैंड वाले शाहरुख ही है ना। इसके बाद फोन करने वाले ने कहा कि शाहरुख को 50 लाख देने को बोलो वरना उसे जान से मार डालूंगा। जब पुलिस ने पूछा कि कौन फोन कर रहा है तो उस शख्स ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दो। इसके बाद उसने अपना फोन कट कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शाहरुख को धमकी के मामले में आरोपी फैजान ने इंडिया टीवी पर दावा किया है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर से वीडियो कॉल पर हुई बातचीत में फैजान ने कहा कि उसका फोन खो गया था और उसने रायपुर पुलिस को शिकायत भी दी थी। फैजान के फोन नंबर से ही शाहरुख खान को धमकी मिली है। इंडिया टीवी पर क्या दावा किया वो भी देखिए। फैजान खान साहब बोल रहे हैं, आपका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा फोन दूर रखेंगे तो पूरा चेहरा दिख पाएगा। जी 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 मैं आपको फोटो भेज
देता हूँ मैं आपको। जी जी नहीं ठीक है, आप इसी तरीके से बात कर लें हमसे। ये जो शाहरुख खान को जो धमकी मिली है वो आपके ही नंबर से मिली है? हाँ, मेरे नंबर से मिली है जी। ये आपको जानकारी कब और किसने मुहैया कराई? ये आज बांद्रा पुलिस से रायपुर पुलिस आई थी यहाँ पे, महुआ पुलिस से, वहाँ मुझे बुलाया गया था, उन्होंने बताया ये बात। क्या बताया उन्होंने, किस तरह की धमकी, कब आई है धमकी? ये शायद 5 तारीख को धमकी दी गई है उनको, शाहरुख खान को। और ये जो नंबर है मेरा, ये खो गया था नंबर ये असल में। अच्छा, कब खोया था ये नंबर? ये 2 तारीख को, और उसकी कंप्लेंट भी मैंने दे रखा है वहाँ थाने में, खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। तो क्या आपने उसके बाद ये नंबर बंद नहीं करवाया था आपने? नहीं, एक्चुअली ये जो व्हाट्सएप है दूसरे नंबर पे चालू है, और जो सिम था वो दूसरे में लगा हुआ था वो। अच्छा, तो जी जी। तो पहले आपको मुंबई पुलिस ने संपर्क किया, रायपुर पुलिस ने संपर्क किया, क्या पूछा उन्होंने? मुझे मेरे घर पे आए थे बांद्रा पुलिस से, तो बोले कि एक आपके थाने में आना। मैं गया यहाँ अपना महुआ थाने में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि कोई कॉल गया है मेरे नंबर से। तो भाई पूछताछ की, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दे दिया मैंने अपना, और फिर मुझे बोला कि आप 15-20 तारीख को वहाँ पे मुंबई में आइए, वहाँ पे एक स्टेटमेंट लेके आते। ठीक है, दे। अच्छा, और ये आपका फोन कहाँ पे खोया था, किस इलाके में खोया था, कुछ जानकारी आपने दी? हाँ, ये शंकर नगर साइड कहीं पे खोआ था मेरा। अच्छा, और पुलिस ने कुछ बताया क्या, धमकी में क्या कहा है इस आपके फोन नंबर से जो धमकी दी गई है? हाँ, कुछ एफआईआर दी है मुझे उन्होंने, उसमें कुछ 50 लाख मांगे, उससे शाहरुख खान से नहीं देंगे तो जान से मारने की धमकी दी है, ऐसा बोला है। अच्छा, तो ये आज ही आपसे पुलिस ने संपर्क किया? आज हुआ। आज हुआ। तो अब आपको रायपुर में भी कुछ करने को कहा गया है, कानूनी प्रक्रिया पालन करने को कहा गया है, या आप सीधे मुंबई आने को कहा? मुझे खाली उन्होंने स्टेटमेंट लिया मेरा, और मैंने उनको बोला कि मैं एक एडवोकेट हूँ, आप जिसने किया उसको पकड़िए, उसको परेशान कीजिए। आम आदमी को मैं तो ऑलरेडी कंप्लेंट दे रखा है थाने में, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे से वो कोई परेशान करे। उन्होंने भी ठीक कोऑपरेट किया मुझसे, तो अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ट्रैक करेंगे जिसने भी कॉल किया उनको। शाहरुख को जान से मारने की धमकी मिली है और इसके बाद से उनके फैंस शाहरुख की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। तो उनके फैंस के लिए हम बता दें कि शाहरुख को इस वक्त Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है। फिल्म जवान रिलीज होने के समय शाहरुख को धमकी मिली थी और तभी शाहरुख ने महाराष्ट्र सरकार से इसकी शिकायत भी की थी। उसके बाद उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया था, जिसके तहत 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहते हैं। इसके अलावा शाहरुख के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी 24 घंटे उनके साथ तैनात रहते हैं। और साकेत राय हमारे साथ बांद्रा पुलिस थाने से इस वक्त जुड़ चुके हैं और अधिक अपडेट के साथ। साकेत, क्या अपडेट मिला? क्योंकि जिस शख्स से बात हुई हमने सुनाया कि फैजान ने कहा कि उनका तो नंबर खो गया था, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं कि उनका फोन किसके हाथ लगा और किसने कॉल किया। बिल्कुल, देखिए पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है और फैजान के दिए गए बयान के आधार पर ही अब उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई है जिसने इस फ़ोन को चुराया था और जिसने इसमें असल में धमकी दी है। जहां तक आपको बता दें तो 5 तारीख को जब ये एफआईआर दर्ज की गई और जब नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर फैजान का निकला और उसके बाद जो भी कार्रवाई की गई पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की गई, शाहरुख की टीम की तरफ से कोई भी औपचारिक कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराई गई। हालांकि देखिए फिलहाल जिस तरह से इस तरह के मामले लगातार मुंबई में दर्ज हो रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के लिए ये एक परेशानी का सबब है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो एक पुलिस मैनुअल है जो ये बात कहती है कि आपको सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा और उसी आधार पर जो रिसोर्सेज मुंबई पुलिस इन सभी केसेस में इन्वेस्ट करती है उसके आधार पर जब इस तरह के फॉल्स मामले निकलकर सामने आते हैं और खास तौर पर अगर आप इस पूरे मामले में अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखिए तो कहीं ना कहीं एक छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। लेकिन अमूमन जब भी इस तरह का मामला होता है तो एक पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन अपने इन्वेस्टिगेशन में कभी भी किसी भी मुद्दे को ढीला नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, और अब ये पूरा जांच का विषय है कि क्या वाकई किसी गैंग का ये काम है या फिर डराने के लिए या फिर बोगस कॉल थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। राजधानी में गैंग्स ऑफ दिल्ली का टेरर बढ़ता जा रहा है तो वहीं नए जम्मू कश्मीर में 370 पर बवाल मच गया है। मोदी सरकार ने 5 साल पहले जिस अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था उसे लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में गदर मचा हुआ है। 370 के मुद्दे पर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया।
हंगामा इतना बढ़ा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसका बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध भी करती आई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 370 की बहाली का ड्राफ्ट खुद स्पीकर ने बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली नहीं कर सकती है, लेकिन विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 वाला प्रस्ताव पास हो गया तो आज बवाल क्यों मचा हुआ है। तो आइए अब मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताती हूं कि आज हंगामा आखिर क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद शेख के भाई और लेकिन से विधायक खुर्शीद अहमद शेख आज विधानसभा में 370 की वापसी वाला बैनर लहराते हुए नजर आए। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं, जिसके विरोध में बीजेपी के विधायक खड़े हो गए और खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से बैनर छीनने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बीजेपी के विधायक ने उनके हाथ से पोस्टर छीनकर फाड़ दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। विधायकों के बीच हाथापाई तक शुरू हो गई। इस दौरान बैनर फाड़ने से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की होने लगी। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए, बैनर छीनने लगे। धारा 370 को लेकर विधायक बवाल पर उतारू हो गए थे। हंगामा कर रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के विधायकों को मार्शल ने एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिस खुर्शीद शेख के 370 वाले बैनर पर बवाल हुआ, उन्होंने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाया है। खुर्शीद शेख का कहना है कि डिबेट से बचने के लिए बीजेपी सदन में बवाल कर रही है और मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। जी साहब, आज जो कुछ सदन में देखने को मिला, आप वेल में आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि बीजेपी वालों ने जो है, बीजेपी के मेंबरान ने कल ही कहा था कि हम जो है इस हाउस को चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भी बात करने का जो है हक है इस हाउस में। और हमें खदशा था कि शायद डिबेट और डिस्कशन के ज़रिए जो है हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है हमने एक बैनर लाया था जिस पे हमने जो है 370 और 35A की रेस्टोरेशन की हमने डिमांड रखी, और जो 5 अगस्त का फैसला लिया गया हम उसको जो कंडम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त, तो उनकी रिलीज़ और रिहाई के लिए जो हम डिमांड करते हैं। ये मामला हाथापाई तक पहुंचा? हाथापाई तक पहुंचा, क्योंकि जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे बीजेपी के जो मेंबरान हैं वो असल मुद्दों से भटक रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं है कि उनके पास मटेरियल नहीं है कि वो डिबेट और डिस्कशन करें, तो इस वजह से वो हाथापाई करेंगे। यही हाथापाई, यही जोर ज़बरदस्ती से उन्होंने 5 अगस्त को जो है बीजेपी का ये आरोप है कि आर्टिकल 370 रेजोल्यूशन को पास करके ये पाकिस्तान के एजेंडे को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। यही बात उन्होंने 5 अगस्त को कही थी कि यहाँ पे अमन आएगा। आप बाहर देख लीजिए, सड़कों पे इस वक्त खौफ दहशत का माहौल है। इस वक्त आम सिविलियंस की किलिंग हो रही है। पाकिस्तान मिलिटेंसी, आतंकवाद, इसी नाम पे उन्होंने 2-3 इलेक्शन जो है यहाँ जीते। वो हम जो बीजेपी वालों को महाराष्ट्र और दूसरे स्टेटों का इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर से लड़ने की मतलब कतई तौर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बस उनके पास पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान 370 की बहाली पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया गया। बवाल के दौरान कई विधायकों को चोट भी लग गई। अखनूर से बीजेपी एमएलए मोहन लाल की उंगलियों में चोटें आई हैं। रेजोल्यूशन पर आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ और इस दौरान बीजेपी के कई विधायक जो है वो घायल भी हुए। हमारे साथ मोहनलाल भगत है जो अखनूर से विधायक है बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। उनके हाथ में चोट लगी है। सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे ही सदन शुरू हुआ खूब हंगामा हुआ, क्या हुआ था उस दौरान? देखिए, जो कल एक रेजोल्यूशन लाया गया है JNK के स्पेशल स्टेटस का, आपको पता है इस स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर की बोली वाली जनता का कितना नुकसान हुआ। हाथापाई की असल वजह क्या हुई? कैसे ये हाथापाई जो है शुरू हुई? में हमने देखा कि हम तो अपना पॉइंट रख रहे थे, विरोध कर रहे थे
कि ये जो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं ये गलत है, और हॉनेबल स्पीकर का जो रवैया है वो भी बायस्ड है, ये नहीं होना चाहिए। शायद उनको ये ठीक नहीं लगा और हमारी आवाज़ सुनना नहीं चाहते थे। जो वैलिड आवाज़ है उसी का नतीजा हुआ कि वहाँ से ऑर्डर आया कि इनको निकालो। हमने देखा कि जो लंगेट के जो एमएलए है खुर्शीद, वो एक बैनर लेकर जो है वेल में आए, उसके बाद जो है दोनों के बीच में आता Why he was at once at the first instance, why he was allowed? निकलना उसको चाहिए था, मार्शल आउट उसको करना चाहिए था, जबकि हम वैलिड पॉइंट पे जायज़ मांग पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी नहीं, हम अपना पॉइंट रख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट अलाउड एंड वी वर मार्शल आउट, रादर वी वर मैन हैंडल, जिसकी वजह से ये इंजरी। जब विधानसभा में हंगामा हो रहा था तब स्पीकर लगातार विधायकों को बैठने के लिए कह रहे थे। बीजेपी स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रही है। पहले आप सुनिए स्पीकर किस तरह से रोकते हुए नजर आ रहे थे। करना पड़ेगा, उसके बगैर और कोई कारण नहीं। आप मुझे कार्रवाई करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई कारण नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये पूरा हंगामा 370 की वापसी वाले प्रस्ताव को लेकर हुआ। दरअसल 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें 370 की वापसी की मांग की गई। अगले दिन यानी कि 6 नवंबर को बीजेपी ने प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद प्रस्ताव पास हो गया और आज खुर्शीद शेख 370 की वापसी वाला बैनर लेकर विधानसभा आए थे, जिसे लेकर बीजेपी विधायकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में माहौल को जानबूझकर खराब करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, और विशेष करके ये विडम्बना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहाँ से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहाँ पर माहौल बिगड़े। स्पीकर जानबूझ करके यहाँ पर कर रहे थे, और ये उन लोगों को जो कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना नारे लगा रहे थे और कर रहे थे, ये विपक्ष का काम है। जब गलत बात आप करेंगे तो उसको विरोध तो होगा ही। तो उसके बावजूद जिस तरह से बुरी तरह हम पिक्चर्स में देखें तो धक्के मार करके उनको जैसे ले जाया गया है, तो चोट लगना तो तय था। बीजेपी स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में चोरी छिपे पास कराया गया, जबकि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कोई भी चोरी नहीं हुई है। प्रस्ताव से पहले नोटिस भी जारी किया गया था। अज़ीम साहब, आज भी जो है हंगामा देखने को मिला। बीजेपी वेल में आई, शोर शराबा किया, कहा कि गैर कानूनी तरीके और चोरी छुपे जो है रेजोल्यूशन को पास करवाया गया। देखिए क्यों चोरी छुपे हुआ, बाज़ाब्ता स्पीकर साहब ने जो नोटिस दी गई 5 तारीख को, स्पीकर साहब ने बाज़ाब्ता उसका मतन पढ़ा हाउस को, बल्कि इब्दान तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ बोला भी, तो ये तो बिल्कुल सारे कायदे कवायद के मुताबिक हुआ। तो ये इनका जो प्रोटेस्ट करना है दरअसल कैमोफ्लेज है। जम्मू के लोग इस रेजोल्यूशन के साथ हैं क्योंकि जम्मू ज़्यादा आक्रमण पर है, जम्मू पर ही ज़्यादा हमला है, उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं, तो ये उससे बचने के लिए ये कैमोफ्लेज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि पाकिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल 370 को वापस। आप मुझे कहिएगा, हम जम्मू कठवा के नौजवान के उठ के उसके रिसोर्सेज जो लूटे जा रहे हैं, कठवा के नौजवान उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का एजेंडा कैसा हुआ? लेकिन इस पर कहा जाता है कि डिस्कशन नहीं किया गया, चोरी छुपी लाया गया और उससे पास करवाया गया। देखिए एक नोटिस दी गई,
जो हमारा बिजनेस था, बिजनेस में हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, बिजनेस में शामिल किया गया, फिर कहा गया, और बल्कि चंद मिनटों तक उन्होंने बोला भी इस पर, यह कोई छुपी बात नहीं है। सदन में तो ये पास हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में कैसे ये पास होगा, ये तो एक नामुमकिन सी बात है। देखिए, ये पार्लियामेंट की बात है, हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम तर्जुमान है जम्मू कश्मीर के अवाम को, और जम्मू कश्मीर के अवाम ने वोट को वसीला बनाया है, वोट ऑफ डिसिप्लिन दिया है, यह कहने के लिए मरकजी सरकार को कि आपके 5 अगस्त के फैसले हमें मंजूर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि 370 वाले प्रस्ताव से पहले नोटिस दिया गया था। कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ था। बीजेपी विधायकों ने 370 की वापसी वाले प्रस्ताव की कॉपी को सदन में फाड़ दिया था। प्रस्ताव के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन इसके बावजूद कल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था। लेकिन आज जब खुर्शीद शेख बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे तो बवाल मच गया। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास हो चुका है और अब इसकी वापसी नामुमकिन है। भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि अब 370 इतिहास हो गया है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या 370 की वापसी संभव है या नहीं। लेकिन 370 को लेकर कब कब क्या क्या हुआ है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल 5 साल पहले आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया। एक देश, एक संविधान और एक झंडा लागू कर दिया। जम्मू कश्मीर 2 हिस्से में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने भी इस पर मुहर लगा दी। विधानसभा चुनाव में 370 बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उमर अब्दुल्ला नए जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने और विधानसभा में 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर बवाल मच गया है। डिप्टी सीएम हमारे साथ है सुनील चौधरी साहब। सर, आज के इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? जो आज बीजेपी ने हाउस के अंदर किया, डेस्कों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, क्या यही डिसिप्लिन है? हम बात कर रहे हैं ये रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, स्टेटहुड का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुद्दों का है। गरीबों की आवाज़ हमने उस हाउस में रखी है, ये अमीरों की आवाज़ लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग जीत के आए हैं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया। आप जानते हो कहाँ से जीत के आया हूँ मेरे भाई, मैं बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, उस निशारा से जहाँ पाकिस्तान पत्थर मारे तो लगता है हमें, तो हमें क्या ये सर्टिफिकेट देंगे? हम लोग वो लोग हैं जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहिए। जिस 370 के विधानसभा से पास होने पर हंगामा मचा हुआ है, क्या वो फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल हो पाएगा? इसकी कितनी संभावना है, अब इसका जवाब भी मैं आपको बता देती हूँ। विधानसभा से
पास प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है और इसीलिए इसकी वापसी असंभव है। 370 की वापसी संसद में कानून बनाकर ही संभव है। संसद से पास होने पर राष्ट्रपति की भी मंजूरी लेनी होती है। 370 पर मोदी सरकार का एकदम क्लियर स्टैंड है कि 370 अब इतिहास हो चुका है और इसकी बहाली वापस नहीं होगी, क्योंकि अगर बहाली होती तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा।